हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग क्लास 12th NCERT बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे। इसमें कई सारे लेक्चर्स हमने डिलीवर कर चुके हैं। तो जिसमें इंट्रोडक्शन के बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके बाद गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस में भी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ओजेनेसिस। चलिए ओजेनेसिस में देखते हैं क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ओ मीन्स क्या होता है? ओवा, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो ओवा का फॉर्मेशन या ओवम का फॉर्मेशन इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ये लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट का बनना ओजेनेसिस कहला रहा है। विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहा है कि मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है और ओजेनेसिस, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। मतलब जो प्रोसेस है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो पहला काम यही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आफ्टर प्यूबर्टी होता है स्टार्ट। 11-12 साल के बाद स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में। और जो ओजेनेसिस है, ओजेनेसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। ओजेनेसिस जब फीमेल फीटल लाइफ में ही रहती है, तभी उसकी ओवरी में ओजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये दो मेन डिफरेंस बताया हमने। और तीसरा डिफरेंस ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनी से 4 स्पर्म बनते हैं, या स्पर्मेटिड बनते हैं, या स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाते हैं। यानी एक स्पर्मेटोगोनी से 4 मैच्योर स्पर्म बनते हैं। लेकिन ओजेनेसिस में एक ओगोनियस से केवल एक ही मैच्योर ओवम बनता है और 2 पोलर बॉडी बनती है। कहने का मतलब ये है कि सेल्स के नंबर का भी डिफरेंस हो जा रहा है। यानी एक ओगोनियस से केवल एक ही ओवम बन रहा है, और मेल में एक स्पर्मेटोगोनियस से 4 इक्वल और हाइप्लॉइड स्पर्म्स बन रहे हैं। ये डिफरेंस बता दिया हमने। चलो आगे देखते हैं फिर से। ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gamete mother cells are formed within each fetal ovary। ये कह रहा है कि ओजेनेसिस स्टार्ट कब हो जाता है? इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में ही ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। when a couple of
एम्ब्रियोनिक स्टेज वेन कपल ऑफ मिलियन, हम यहाँ पे कपल ऑफ मिलियन पर ध्यान देना चाहते हैं। अ कपल ऑफ मिलियन लिखा है अ कपल ऑफ मिलियन। अब कपल मतलब क्या होता है, एक कपल में कितने इंडिविजुअल आएंगे, 2। एक कपल में कितने इंडिविजुअल होते हैं, 2। तो ऐसे एक कपल ऑफ मिलियन यानी 2 मिलियन। एक कपल ऑफ मिलियन मीन्स 2 मिलियन गैमीट मदर सेल्स आर फाउंड विद इन ईच ओवरी। यानी जब फीटल ओवरी में 2 मिलियन, एक कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन उगोनिया बन जाती हैं, तभी से oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओवरी का फॉर्मेशन जब होता है तो ओवरी में उगोनिया भी बनती हैं, और जैसे उगोनिया का नंबर 2 मिलियन हुआ या अ कपल ऑफ मिलियन हुआ, उसी टाइम oogenesis का काम स्टार्ट हो जाता है। यह समझ में आया? विद इन ईच फीटल ओवरी, यानी प्रत्येक ओवरी में, ईच ओवरी में 2 मिलियन गमीट मदर सेल या उगोनिया जब फॉर्म हो जाती हैं, तभी से स्टार्ट हो जाता है क्या, oogenesis का काम है। थोड़ा सा टिपिकल है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ यहाँ पे। और आगे लिखा है नो मोर उगोनिया आर फार्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एक बार उगोनिया की संख्या एक एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक बार जितनी उगोनिया बन गई एक ओवरी में, तो उसके बाद आफ्टर बर्थ इनकी संख्या में इजाफा कभी नहीं होगा, बल्कि कमी होती है। प्यूबर्टी तक तो केवल 60 से 70 हज़ार ही मतलब प्राइमरी oocyte बनती हैं, बचती हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, कोर्स ऑफ ग्रोथ। तो ये लिखा है नो मोर उगोनिया आर फार्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। जितना बनना होता है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही बन जाती हैं। क्या लिखा है, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही डिवीजन स्टार्ट कर देती हैं। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट। डिवीजन की कितनी स्टेट होती हैं? पहली बात तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होने जा रहा है, तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन होगा, मियासिस। तो यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मियासिस स्टार्ट हो रहा है। मियासिस में दो स्टेजेज होती हैं, कौन कौन सी? पहला तो मियासिस फर्स्ट, दूसरा मियासिस सेकंड, है ना। मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। और मियासिस फर्स्ट जो होता है वह रिडक्शन डिवीजन होता है। कौन सा? रिडक्शनल डिवीजन होता है। उसी में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। तो मियासिस फर्स्ट में कितने सब स्टेज होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। यानी मियासिस फर्स्ट के 4 स्टेप हैं, चारों में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये प्रोफेज फर्स्ट के हो गए। और उसमें भी जो मियासिस फर्स्ट के 4 स्टेप हो गए, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, है ना। देखिए टेलोफेज 1, उसके बाद जो प्रोफेज 1 जो होता है, ये प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में क्या होता है, उसमें भी पाँच स्टेप होते हैं। कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। कौन कौन? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड
डायकाइनेसिस। तो किस स्टेज में सस्पेंड होती है? तो हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, प्रोफेज फर्स्ट के किस स्टेज में पहुँचती है? डिप्लोटिन स्टेज में ये सस्पेंड हो जाती है, यहीं पे मतलब रुक जाती है। स्टार्ट तो हो जाता है डिवीजन, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट पर पहुँचती है तो स्टॉप हो जाती है। और वो भी प्रोफेज फर्स्ट के किस स्टेप में? डिप्लोटिन। अब आगे देखते हैं। दिस सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड। यानी मियोटिक डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पर सस्पेंड हो जाती है, टेम्पोररी अरेस्टेड यानी टेम्पोररी रुक जाती है, और परमानेंटली अरेस्ट हो जाती है तो आगे का काम ही रुक जाता है। तो इसलिए टेम्पोररी अरेस्टेड बोल रहा है, अरेस्टेड एट दैट स्टेज। अब इस स्टेज पर इनको क्या बोला जा रहा है? प्राइमरी oocytes। क्या बोला जा रहा है? प्राइमरी oocytes। जब ओगोनिया को और क्या बोल रहे हैं हम? गैमीट मदर सेल्स, जीएमसी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना समझ लीजिएगा। क्या है? गैमीट मदर सेल और गैमीट। हाँ, तो अब ओगोनिया से जब मियासिस स्टार्ट हो गया, प्रोफेज 1 पे सस्पेंड हो गया, तो इस स्टेज पर इसको क्या बोला जा रहा है? प्राइमरी oocytes। तो हम एक सवाल पूछता हूँ कि प्राइमरी oocytes जो हैं उनकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? पहले तो ओगोनिया की प्लॉइडी लेवल बताइए। ओगोनिया की प्लॉइडी लेवल क्या होगी? 2n यानी डिप्लॉयड होगी, क्योंकि इसी में तो मियोटिक डिवीजन होना है। अब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया तो प्राइमरी oocyte बन गई। तो प्राइमरी oocyte बनने के बाद क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये हैप्लॉइड हो गई? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी तो प्रोफेज फर्स्ट में ही रुकी हुई है, तो कहाँ से इसका प्लॉइडी लेवल चेंज होगा? यानी क्रोमोसोम नंबर अभी तो हाफ होगा नहीं। क्रोमोसोम नंबर कब होता है? टीलोफेज फर्स्ट के अंतिम में, लास्ट में। यानी अभी प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा तो मेटाफेज फर्स्ट आएगा, फिर एनाफेज फर्स्ट आएगा, फिर टीलोफेज फर्स्ट आएगा। अब टीलोफेज फर्स्ट के बाद ही 2 सेल्स बनेंगी। अब टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद तो 2 सेल बनेंगे, दोनों तब जाके उसको बोलेंगे हैप्लॉइड सेल्स। ये प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड है अभी। उसके बाद क्या लिखा है? ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। तो आगे क्या लिखा है? ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर मतलब एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। देखिए, प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocytes में क्या अंतर है? प्राइमरी oocyte जो है एक सिंगल सेल है ना। प्राइमरी oocyte क्या है? सिंगल सेल है। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल जो है वो मल्टी सेलुलर है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं मान लीजिए ये आपका सॉरी, देखिए ये लिखा था कि ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारी गैमीट मदर सेल या ओगोनिया थी, तो इसमें मियासिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया तो बनी क्या?
प्राइमरी oocyte बन गई। अब प्राइमरी oocyte में न्यूक्लियस रहा होगा, ये न्यूक्लियस रहा होगा। अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर एक ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ गई। ये ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर हो गई। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल। ये उगोनिया थी, उगोनिया से प्राइमरी oocyte बनी, और प्राइमरी oocyte जो है उसके ऊपर एक ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ गई। तब इस स्ट्रक्चर को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी oocytes है ना। तो यही लिखा है। तो उसके बाद लिखा है लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स degenerate during phase of birth, during phase from birth to puberty। क्या कह रहा है, मतलब a large number of these follicles, follicle मतलब किसके बारे में बोल रहा है? प्राइमरी follicles। a large number of primary follicles degenerate during the phase from birth to puberty, यानी बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती हैं। देयरफॉर, उसके बाद लिखा है देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, कहीं सेकेंडरी फॉलिकल लिख दिया तो आप गलत हो जाएगा आपका। क्या लिखा है? देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ध्यान दीजिए यहाँ पर ईच ओवरी लिखा है, ईच ओवरी। अब अगर बोला जाए कि एट प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी अ फीमेल है हाउ मच प्राइमरी फॉलिकल्स, क्या बताएंगे? 60 से 80,000 बताएंगे, है ना। नहीं, 60 से 80,000 एक ओवरी में है, तो फीमेल में तो 2 ओवरी होती हैं, तो दोनों में मिला के बताएंगे आप। तो कितना हो जाएगा? 120 से 160,000, सॉरी 1,20,000 टू इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? 1,60,000। यानी एक फीमेल में प्यूबर्टी के समय में 1,20,000 से 1,60,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट होती हैं, बचती हैं। बाकी सब क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, है ना। तो ये लिखा प्यूबर्टी पर 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचती हैं एक ओवरी में। हाँ, तो आगे देखते हैं। The primary follicles gets surrounded by more layers। अब प्राइमरी फॉलिकल्स थी और उसके बाद और लेयर इस पर जमने लगी, यानी मतलब सराउंड करने लगी। एक लेयर तो थी, अब उसके ऊपर भी और लेयर आने लगे। किसकी? ग्रेनुलोसा सेल्स की। किसकी? ग्रेनुलोसा सेल्स की। एंड अ न्यू थीका, यानी ये आपका प्राइमरी oocyte था, उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल्स इस पे आई,
एक लेयर बनी तो जब एक लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स की बनी तो प्राइमरी ओसाइट हो गई थी। अब इसके बाद इसके ऊपर भी और लेयर आ गई। इसके ऊपर और लेयर आ गई और ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ साथ इस पर अन्य थीका, एक नई थीका भी बन गई। क्या बन गई? नई थीका भी बन गई। जैसे मान लो इसको थीका, इस पर एक नई थीका भी बन गई, है ना। तो यही कर रहा है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका। यानी जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उस पर ग्राफियन फॉलिकल्स की और संख्या बढ़ी, ग्रैनुलोसा सेल्स की और लेयर बढ़ी, साथ में एक नई थीका भी उसके ऊपर बनी। और इस कंडीशन में इसको क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। अब मैं पूछूं कि सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस बता सकते हैं आप? बताइए। तो पहला तो डिफरेंस ये होगा, प्राइमरी फॉलिकल में केवल ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर होती है ना। ग्रैनुलोसा सेल्स की केवल एक लेयर होगी तो प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा। और सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल्स की एक से ज़्यादा लेयर पाई जाती है, एक से ज़्यादा लेयर पाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल की खासियत क्या है? उसके ऊपर एक नई थीका होगी, है ना। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद क्या कह रहा है? द सेकेंडरी फॉलिकल सोन ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है जल्दी, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। अब ध्यान देना, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में एंट्रम नहीं थी। प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में एंट्रम नहीं थी। उनमें क्या क्या था? पहले में तो केवल ग्रैनुलोसा सेल्स थी और सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर की संख्या भी बढ़ी, उसके ऊपर थीका भी आ गई है। अब उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल बनी। टर्शियरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या नया आया? एंट्रम आया, फ्लूइड फील्ड कैविटी। फ्लूइड फील्ड कैविटी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। अब फ्लूइड फील्ड कैविटी को क्या बोलते हैं? एंट्रम। उसके बाद लिखा है, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना। अंदर वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं? थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना। जो थीका है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, उसका इंटरनल वाला अंदर वाला पार्ट जो है उसको, इनर वाला पार्ट जो है उसको थीका इंटरना और आउटर वाला पार्ट जो है उसका थीका एक्सटर्ना बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं। द थीका लेयर इज, हाँ ये तो हो गया। इट इज important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। अब इतना बड़ा सेंटेंस है तो ये तो समझ में आया नहीं होगा, चलो समझाते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यही स्टेज है, इट इज़ दैट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte, अब प्राइमरी oocyte विदिन टर्सरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज में बढ़ेगी एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियाटिक डिवीजन। ये कह रहा है जैसे हमारी ये प्राइमरी oocytes थी, प्राइमरी oocyte से बनी प्राइमरी फॉलिकल के बाद बनी सेकेंडरी फॉलिकल, है ना। अब सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद इसमें फ्लूइड फिर एंट्रम बन गई, ये एंट्रम हो गई, फील्ड कैविटी हो गई, यानी ये टर्सरी फॉलिकल हो गई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte थी, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही थी, टर्सरी फॉलिकल में भी स्टार्टिंग में प्राइमरी oocyte ही थी। जब टर्सरी फॉलिकल बनी तब उसमें प्राइमरी oocyte जो थी वो साइज में बढ़ी, ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियाटिक डिवीजन। फर्स्ट मियाटिक डिवीजन किस फॉलिकल में हुआ, टर्सरी फॉलिकल में। अब देखो टर्सरी फॉलिकल में मियासिस फर्स्ट हुए तो क्या बनेगा, मियासिस फर्स्ट होने के बाद में क्या बनता है, 2 सेल्स बनती हैं नॉर्मली। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 2 सेल्स बनेंगी जो कि इक्वल साइज की होंगी और पेरेंट सेल से छोटी होंगी, है ना, और हैप्लॉइड होंगी। मियासिस फर्स्ट में हैप्लॉइड हो जाती हैं। और लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सिनेरियो है, क्या है अभी देखेंगे। तो पहले ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, तो प्राइमरी oocyte जो है टर्सरी फॉलिकल में साइज बढ़ाई अपनी और कंप्लीट की फर्स्ट मियाटिक डिवीजन कंप्लीट होने का रिजल्ट क्या हुआ, मिला क्या हमको, अभी देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट इज़ एन अनइक्वल, क्या है, इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन। देखिए अगर नॉर्मल मियोसिस होता, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि दोनों सेल्स जिसे ऐसे देख रहे हैं, नॉर्मल मियोसिस जब होता है उसमें मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल्स बनती हैं, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। उसके बाद ये मियासिस फर्स्ट है। अब उसके बाद ये मियासिस सेकंड हो गई, तो इसमें भी देखिए ये पेरेंट सेल्स थी, ये पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल से मियासिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल्स बनी, दोनों इक्वल साइज की थी, है ना। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन है, इसलिए एक बड़ी बन रही है, एक बड़ी बनेगी, एक छोटी बनेगी, है ना। अब मान लीजिए ये छोटी है और ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी वाली है, तो जो छोटी वाली बनेगी उसको पोलर बॉडी कह दे रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं, कौन सी बॉडी, पोलर बॉडी। और बड़ी वाले को क्या बोल दे रहे हैं, सेकेंडरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte थी, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो क्या बना, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर oogenesis में एक
छोटी सेल बनी, एक बड़ी सेल बनी। छोटी सेल को बोल रहे हैं हम फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे मियासिस फर्स्ट डिवीजन होने के बाद पहली पोलर बॉडी बने रही है। इसके बाद भी एक और पोलर बॉडी बनेगी, अभी हम बाद में बताएंगे। तो पहले अभी देख लेते हैं मियासिस फर्स्ट होने के बाद मियासिस फर्स्ट होने के बाद 2 सेल्स बनी, जिसमें एक पोलर बॉडी हो रही है जो कि छोटी है, और दूसरी सेल है वो बड़ी वाली है, और बड़ी वाली को बोल रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि पोलरिटी जो है प्राइमरी ओसाइट की तो 2n थी, यानी डिप्लॉयड थी, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे हैप्लॉयड हो जाएगी। हैप्लॉयड यानी n, है ना। सेकेंडरी ओसाइट डिप्लॉयड लेवल n हो जाएगी, हैप्लॉयड होगी। तो एक सवाल मेरा ये बताइए, जो पोलर बॉडी है उसकी प्लॉयडी लेवल क्या होगी? हैप्लॉयड होगी कि डिप्लॉयड? बताइए। ये भी हैप्लॉयड होगी। क्या होगी? ये भी हैप्लॉयड होगी। क्यों होगी हैप्लॉयड? क्योंकि ये भी रिजल्ट है मियासिस फर्स्ट का। हम पहले से ही जानते आ रहे हैं कि मियासिस फर्स्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे जो 2 सेल्स बनती हैं, चाहे इक्वल हों चाहे अनइक्वल साइज की हों, दोनों की प्लॉयडी लेवल हैप्लॉयड हो जाती है ना। तो पोलर बॉडी भी हैप्लॉयड होगी और सेकेंडरी ओसाइट भी हैप्लॉयड होगी, है ना। हाँ, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब देखिए, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फर्टिलाइजेशन से पहले उसमें मियासिस सेकंड कंप्लीट होता है। जैसे ये सेकेंडरी ओसाइट जो है, सेकेंडरी ओसाइट में भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो भी रुक जाता है। किस स्टेज में? एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकेंड में। सॉरी, ये मियासिस फर्स्ट होने के बाद जो इस सेकेंडरी ओसाइट बनी, सेकेंडरी ओसाइट में मियासिस सेकंड जब स्टार्ट हो जाता है तो वो भी कंप्लीट नहीं होता, वो भी रुक जाता है। किस स्टेज पे रुकता है? मेटाफेज सेकंड पे। क्या होता है, मतलब मियासिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड के बाद टीलोफेज सेकंड, ये 4 स्टेप होती हैं। तो प्रोफेज तो क्रॉस कर देती है, लेकिन प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाती है। तो ये किस स्टेट अरेस्ट हो जाती है? मेटाफेज सेकंड पे। अब मान लो ये फर्टिलाइजेशन स्टेज है। जैसे एनाफेज स्टेज पे रुक जाती है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो सेकेंडरी ओसाइट है वो अपना सेकंड मियासिस डिवीजन कंप्लीट करती है और ये 2 सेल्स में कन्वर्ट होती है। ये ओवम बन जाता है, और दूसरा ये क्या होता है, सेकंड पोलर बॉडी बनती है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बताया गया था। जब मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होता तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, और जब मियासिस सेकंड कंप्लीट हुई तो सेकंड पोलर बॉडी बनी। सेकंड पोलर बॉडी कब बनी? फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले, है ना। और फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनी? फर्स्ट पोलर बॉडी टर्सरी फॉलिकल में बनी जब मियासिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इतना समझ में आया? बहुत ज़्यादा समय ले लिया इसको एक छोटे से टॉपिक को समझाने में। खैर, समझ में आ गया हो तो अब तक तो आ जाने चाहिए समझ में। चलो आगे देखते हैं। विदिन टर्सरी फॉलिकल ग्रोज द साइज एंड कंप्लीट द फर्स्ट मियाटिक डिवीजन। It is unequal division resulting in formation of a large haploid secondary oocyte। हमने कहा था ना कि एक बड़ी सेल बनती है
एक छोटी सेल बनी, बड़ी वो सेल को सेकेंडरी oocyte बोला। अ लार्ज हैप्लॉयड सेकेंडरी oocyte बोला इसको। एंड अ टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। टीनी, टीनी मतलब छोटा, फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट क्यों कहा गया तो आपको तो पता ही होगा, अभी अभी हमने बताया कि फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बोला, क्योंकि मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है, इसलिए फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है, मतलब बोल रहे हैं। तो मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte बनी और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। अब आगे देखते हैं। The secondary oocyte retains bulk of nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte। ये कह रहा है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जो था प्राइमरी oocyte में, उसका ज़्यादातर पार्ट, मैक्सिमम पार्ट खुद ले लेता है सेकेंडरी oocyte, है ना। उसको बेचारा होना तो चाहिए इक्वल, लेकिन पार्शियलिटी हो गई यहाँ पे oogenesis में। पार्शियलिटी क्या हुई कि मतलब एक को पूरा का पूरा माल दे दिया गया न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, और लेकिन पोलर बॉडी को कुछ भी नहीं दिया गया, छोटा थोड़ा सा दे के बहका दिया गया, है ना। उसके बाद लिखा है कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस। ये पूछ रहा है कि इसका फ़ायदा क्या है, कि मतलब एक ही को ज़्यादा दे दिया, दूसरे को कम दे दिया गया, क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि देखो, जो स्पर्म होता है फर्टिलाइजेशन के समय, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म का वेट तो कम रहता है। वेट कम होने का मतलब ये है कि उसमें साइटोप्लाज्म एकदम ना के बराबर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा देर तक जीवित भी नहीं रहते। तो अब इनमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा है नहीं, तो जो भी नरिशमेंट देना होगा वो ओवम को ही देना पड़ेगा। मतलब जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म होता है, मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो केवल ओवम का पार्ट होता है, ओवम का साइटोप्लाज्म होता है। इसलिए इसका साइटोप्लाज्म जो है, इसके साइटोप्लाज्म की जो अमाउंट है उसको ज़्यादा करने के लिए यह सिस्टम अपनाया गया है नेचर के द्वारा। Does the first polar body born does the first polar body born out of first meiotic division? Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? ये कह रहा है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद जो बनी है, वो डिवाइड करती है आगे या फिर डिजेनरेट हो जाती है। बताइए क्या करती है, यही पूछ रहा है कि ये मियासिस फर्स्ट में जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी वो आगे डिवाइड करती है, डिजेनरेट हो जाती है। तो आंसर एनसीईआरटी में दिया गया है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। हमें इसके बारे में क्लियर कट आइडिया नहीं है कि डिवाइड करती है या डिजेनरेट हो जाती है। तो आगे लिखा है द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल का दूसरा नाम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रही है, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ तक समझ में आया। तो आगे देखते हैं। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन। सेकेंडरी, देखिए सेकेंडरी oocyte किस में है, ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है। टर्शियरी फॉलिकल में लास्ट वाला मतलब कुछ देर तक प्राइमरी oocyte ही था,
जब प्राइमरी oocyte मियासिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो सेकेंडरी oocyte आ गया टर्शियरी फॉलिकल में। अब टर्शियरी फॉलिकल जब ग्राफियन फॉलिकल बन गई तो उसमें भी सेकेंडरी oocyte ही है। अब यहीं पे बोल रहा है कि सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन। जो ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है वो न्यू मेम्ब्रेन बना रही है, नई मेम्ब्रेन बनाती है, कॉल्ड जोना पेलुसिडा। इस नए मेम्ब्रेन का नाम क्या कहा जा रहा है? जोना पेलुसिडा, जो कि सराउंड करती है सेकेंडरी oocyte को। समझ आया? द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स। अब क्या होगा? अब ओवुलेशन होगा। क्या? ओवुलेशन। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है, हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया। ये एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है, न कि एक्चुअल ओवम। लेकिन अब ओवम कह दिया जा रहा है नॉर्मली, तो ओवम ही हम भी बोलेंगे। ये लिखा है कि ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte दैट इज ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुए और उसके बाद सेकेंडरी oocyte, जिसको हम ओवम बोल रहे हैं, ओवरी से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। क्या बोल रहे हैं? ओवुलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? हमने तो डिफरेंसेस पहले ही बता दिया था, है ना, कि स्पर्मेटोजेनेसिस पहला तो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis जो है वो जन्म के पहले यानी फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है oogenesis। और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 सेल्स बनती हैं और 4 स्पर्म बनते हैं, और इसमें एक ओगोनिया से केवल एक ही ओवम बनती है ना। तो आगे देखते हैं अब क्या लिखा है। कह रहा है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज गिवन इन ये चार्ट बना है। चार्ट में ही बताया जा रहा है कि मतलब कैसे कैसे आगे प्रोसेस हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का बनाया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और oogenesis का भी बनाया है। हम फिर देखने वाले हैं इस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इस देखिए, ध्यान से देखना है इसको, बहुत ध्यान से। हमने क्या बताया था कि जो ये ओगोनिया है, oogenesis का प्रोसेस क्या है? फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो रहा है। पहले एक एक करते हैं, पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। एट प्यूबर्टी के बाद जो ये क्या है? इसका नाम क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, वो हमने बताया था कि रैपिडली डिवाइड करती हैं। रैपिडली डिवाइड करके संख्या बढ़ाती हैं। देखो संख्या बढ़ा ली है अपना, 1 से 4 सेल हो गई ऐसे, और ये हो गए तो ये भी 4 बनाई होगी, यानी इनकी संख्या बढ़ गई, है ना। अब इनकी संख्या बढ़ने के बाद क्या हो गई? मतलब इनकी संख्या जब बढ़ गई तो कुछ सेल उनमें से मतलब
कुछ सेल्स जो हैं उसमें माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ। क्या हुआ? माइटोटिक डिफरेंशिएशन, डिवीजन नहीं, माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ। इससे क्या हुआ कि मतलब उनकी साइज थोड़ी सी बढ़ गई और वो इस स्पर्मेटोगोनिया से थोड़ा सा डिफरेंट मतलब हो गई। तो डिफरेंट होने की वजह से मतलब अब इनको क्या बोला जाने लगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोला जा रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ, माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या बना? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये है आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखो, अब इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियाटिक डिवीजन होगा, मियासिस फर्स्ट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे ये जो स्टेप है ये मियासिस फर्स्ट का है। क्या है? मियासिस फर्स्ट का। अब मियासिस फर्स्ट जब डिवीजन कंप्लीट होगा, ये 2 सेल बन रही है, इन दोनों सेल्स को क्या बोल लेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब मेरा ये सवाल है, जो ये वाले सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये भी स्पर्मेटोगोनिया है, ये भी स्पर्मेटोगोनिया है। ये इन सेल्स की प्लॉइडी लेवल क्या होगी? 2n होगी, डिप्लॉयड होगी, है ना। तो ये डिप्लॉयड है, ये देखो ये 46 क्रोमोसोम दिखा रहा है, डिप्लॉयड है। कौन? यहाँ तक जो सेल्स हैं ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनकी प्लॉइडी लेवल 2n है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी 2n है अभी, क्योंकि इसमें अभी मियासिस डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ तक जो प्राइमरी साइट है ये भी 2n है, यहाँ पे 2n, ये भी 2n है। अब जब फर्स्ट मियाटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, जब फर्स्ट मियाटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तब बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये देखिए ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये दोनों बनी है ना। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई तो इसकी प्लॉइडी लेवल को क्या हो गई? n यानी 1, है ना। ये 2n थे, अब ये n हो गई। n मतलब हैप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? हैप्लॉइड हो गई। अब सेकेंड मियाटिक डिवीजन हुआ इसमें। सेकेंड मियाटिक डिवीजन जब हुआ तो क्या बना? स्पर्मेटिड। ये क्या है? स्पर्मेटिड। ये चारों क्या है? स्पर्मेटिड हैं, है ना। तो ये भी स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि वो बन किससे रही हैं? हैप्लॉइड सेल से बन रही हैं, तो हैप्लॉइड ही बनेगी। अगर देखिए एक कंसेप्ट ध्यान रखिए, अगर जो मियासिस डिवीजन होता है वो हमेशा और हमेशा डिप्लॉयड में ही होता है। डिप्लॉयड में, टेट्राप्लॉयड में, ऐसे सेल्स में होती है, ना कि हैप्लॉयड अगर सेल्स है उसमें मियाटिक डिवीजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मियाटिक डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो जब पहले से ही उसमें हैप्लॉयड है तो वो उसका आधा कैसे करेंगे, है ना। तो हैप्लॉयड सेल्स हैं उसमें मियाटिक डिवीजन तो हो ही नहीं सकता। तो ये नाम भले मियाटिक डिवीजन सेकंड मियाटिक डिवीजन है, लेकिन ये एक्चुअली होता है माइटोसिस डिवीजन। अब सेकंड मियाटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड जो है यहाँ पे राउंडेड दिखाया गया है, तो राउंडेड हुआ तो उसमें स्पर्मेटिड में जब डिफ्रेंशिएशन हुआ तो बना क्या? स्पर्मेटोजोआ। अब देखो एक काउंट करो, यहाँ पर ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, यहाँ से बने क्या? 4 स्पर्म, 1 2 3 4 स्पर्म बने। इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए जो 23 है, 23 यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, वो 23 क्रोमोसोम है,
इसमें भी ये इन दोनों में भी 23 क्रोमोसोम है, स्पर्मेटिड में भी स्पर्मेटोजोआ में भी 23 क्रोमोसोम है ना। अब कोई एक क्वेश्चन दे दे और ऑप्शन दे दे कि मतलब ये चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन दे देगा, मतलब चारों सेंटेंस वर्ड दे देगा कि मतलब ये बताओ, ये पांचों रहेगा, उसमें से पूछेगा कि कौन कौन से हैप्लॉइड है, कौन कौन से डिप्लॉइड है ना। तो इसमें स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड हो जाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है, स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे आप, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं oogenesis। oogenesis का प्रोसेस। oogenesis में oogonia कहाँ थे, oogonia कहाँ थे, फीटल लाइफ में। oogonia से क्या हुआ, oogonia से माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ। क्या हुआ, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या बना, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte बना, ये देखो फीटल लाइफ, ये oogonia है, oogonia में डिवीज़न हुआ, डिवीज़न होने के बाद इनकी संख्या बढ़ी। अब संख्या बढ़ने के बाद कुछ सेल्स ऐसी हुई, कुछ सेल्स ऐसी हो गई जो प्राइमरी oocyte कहलाने लगी। उनमें हुआ क्या, माइटोटिक डिफरेंशिएशन। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला रेड से वाइट जो हो रहा है, ये स्टेप माइटोटिक डिफरेंशिएशन वाला है। ये वाला जो स्टेप है, ये माइटोटिक डिफरेंशिएशन वाला है। रेड वाला से वाइट जब हो रहा है तो ये माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ। तो उससे क्या हुआ कि oogonia जो है, ये oogonia है, oogonia से ये सब oogonia ही है सब रेड वाले। तो ये oogonia से जब ये वाइट वाली बनी तो इसको, ये प्राइमरी oocyte है। क्या है, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte हुआ। अब प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियाटिक डिवीजन हुआ। कब हुआ, कंप्लीटेड प्रियर टू ओवुलेशन। मियाटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट कब हुआ, प्रियर टू ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन के पहले ही, यानी ओवुलेशन होने वाला रहता है उसके जस्ट पहले ही मियाटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो मियाटिक डिवीजन जब फर्स्ट कंप्लीट होता है तो क्या बनता है, ये मियाटिक डिवीजन फर्स्ट है। ये वाला जो स्टेप है, मियाटिक डिवीजन फर्स्ट है। तो ये जो दो सेल बनी, ये बड़ी वाली सेल, ये छोटी वाली सेल। तो फर्स्ट वाले, इस छोटी वाली सेल को पोलर बॉडी बन रहे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोल रहे हैं। और ये जो है ब्लू वाले, तो इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोल रहे हैं इसको, सेकेंडरी oocyte। ये क्या हो गई, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte की पोलैरिटी लेवल बताएगा कौन, अब बताइए। सेकेंडरी oocyte 2n होगा कि n होगा, ये n होगा, यानी हैप्लॉइड होगा। और फर्स्ट पोलर बॉडी कैसी होगी, ये भी हैप्लॉइड होगी, है ना। अब देखो, अब सेकेंडरी oocyte है, हैप्लॉइड है। अब इसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी फर्स्ट हो या सेकंड हो, ये हमेशा हैप्लॉइड होगी। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी वाले जितने स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी oocyte, ये भी हैप्लॉइड ही हैं। जो प्राइमरी वाले हैं वो डिप्लॉइड हैं, ध्यान रखिएगा। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो या प्राइमरी oocyte हो, वो दोनों डिप्लॉइड होते हैं। ये देखो, ये प्राइमरी है, ये डिप्लॉइड है। प्राइमरी वाला इसमें भी हैप्लॉइड है, इसमें भी प्राइमरी वाला डिप्लॉइड होता है, इसमें भी प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉइड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड है, ये ध्यान रखिएगा। और तीन चीज़ें बताऊंगा मैं। प्राइमरी वाला जो है वो डिप्लॉइड होगा हमेशा, इन दोनों केस में। सेकेंडरी वाला हैप्लॉइड होगा,
तीसरी बात यह है पोलर बॉडी जितनी होंगी यहाँ पे वो हैप्लॉइड होंगी, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। तीसरी चीज़ ये है कि गैमीट चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये तो पता ही होगा आपको। तीसरी बात जो स्पर्मेटिड होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। बात अब समझ में आ गया? तो मुझे लगता है यहाँ पे सब कन्फर्म हो गया कि मतलब कहाँ पे कैसे देखना है। ये चाइल्ड बर्थ चाइल्ड प्यूबर्टी ये लेवल बता रहा है कि ये प्राइमरी oocyte से यहाँ तक हुआ। प्राइमरी oocyte ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो गए, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने के बाद जब प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के बाद मैचुरेशन हुआ और पीरियड्स आने लगे। तो वही मतलब इसमें बता रहा है कि मतलब मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इस एरिया को बोला जा रहा है कि बर्थ टू प्यूबर्टी। ये इसके ऊपर जो है वो फीटल लाइफ के पहले है, फीटल लाइफ में है ये, इसके बाद ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना। तो ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है। कोई डाउट हो तो बताइएगा, कमेंट में मैसेज करिएगा कोई डाउट हो तो। आगे ठीक है, आगे हम नेक्स्ट कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। तो एक बार पढ़ के आइएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा तो हो सकता है कुछ ज़्यादा ही समझ में आए। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। टाटा एंड बाय बाय, है ना। टाटा एंड बाय बाय।